हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गए एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे क्वांटम संख्या और अपन ने दो टाइप की क्वांटम संख्या पढ़ लिया। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको अपन ने लिखा था स्मॉल एन से और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी अपन ने पढ़ी थी दिगंशी क्वांटम संख्या, जिसको अपन ने लिखा था स्मॉल एल से और उसको इंग्लिश में बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब जो अपन ने क्या पढ़ा था उसके अंदर कि अपन जब एल मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या पढ़ी थी, उसके लिए अपन को एक चीज पढ़ी थी कि एल का मान होता है ना, एल का मान वो कैसे निकालते हैं। तो 0 से n-1 तक होता है, वह एल का मान होता है। और इसके लिए अपन ने क्या निकाले थे कि मान निश्चित होता है। जैसे एस के लिए एल का मान प्रत्येक उपकोष के लिए क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। पढ़ा था, याद है सबको? ठीक है। अब अपन ने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था इसके अंदर कि इसमें अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं किसी उपकोष में। तो वो फॉर्मूला था अपना 2 × 2l+1। और इसमें कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं 2l+1 से। अब जो अपनी नेक्स्ट आती है वह आती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसके बारे में अपन जानते हैं कि चुंबकीय क्वांटम संख्या होती क्या है और ये कैसे अपने को पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहले इसका दिया था, उस वैज्ञानिक का नाम था लेंडे नामक एक वैज्ञानिक था। क्या था? लेंडे नामक एक वैज्ञानिक था। उसने इस चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बताया था। सेकंड पॉइंट क्या है? इस क्वांटम संख्या को अपन स्मॉल एम से लिखते हैं। क्या बोल रहा हूँ? दो पॉइंट है। इस क्वांटम संख्या को सबसे पहले लेंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया और इस क्वांटम संख्या को स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह क्वांटम संख्या, क्या बोल रहा हूँ, यह क्वांटम संख्या हमें कक्षकों के बारे में बताती है। क्या? यह क्वांटम संख्या हमें कक्षक के बारे में बताती है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या थी वह हमें कोष के बारे में बताती है और दिगंशी क्वांटम संख्या हमें उपकोष के बारे में बताती है। उसी प्रकार से यह चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षकों के बारे में बोल सकते हो या कक्षक के बारे में बताती है, यानी ऑर्बिटल। याद रखना, मुख्य क्वांटम संख्या में ऑर्बिट था और यहाँ पे ऑर्बिटल था। कभी भी कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। तो अपन ने 3 पॉइंट पढ़े। अब देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनना। अपन को ये 3 पॉइंट तो अपन ने इजी पढ़ लिए कि इसने लेंडे नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है और यह कक्षक के बारे में बताती है। ये पॉइंट अपन ने पढ़े। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह आता है क्या? जो एम का मान होता है ना, एम का मान, यह एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है। क्या बोल रहा हूं? एम का मान एल के मान पर निर्भर करता है। अब अपन ने बोल तो दिया ये एल के मान पर निर्भर करता है और कैसे करता है, और इस एम का मान अपन कैसे निकालेंगे? क्या बोल रहे हैं? इस एम का मान कैसे निकालेंगे? तो देखना कि एम का मान, क्या बोल रहा हूं, एम का कुल मान, ये क्या बोल रहा हूं, एम का कुल मान। तो ये देखो, सोचो, एम का कुल मान यानी किसके बारे में बताती है? कक्षक के बारे में। तो क्या बोल सकते हैं कि एम का कुल मान होगा वह कुल कक्षक के बराबर होगा। किसके बराबर? कुल कक्षक के बराबर। कि एम का मान होगा जितने कक्षक उतने ही इस एम का मान। क्या बोल रहा हूं? देखो, कक्षक के बारे में बताती है, इसीलिए क्या लिखा अपन ने, एम का कुल मान होगा वह कक्षक के बराबर। कितने? कुल कक्षक के बराबर। ठीक है। और अब देखो, अपन कुल कक्षक कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एम का कुल मान क्या लिख सकते हो? और आप एम का कुल मान क्या लिख सकते हो? कुल कक्षक का फॉर्मूला क्या था? 2l+1। क्या था? 2l+1। और इस l का मान होता है प्रत्येक उपकोष के लिए निश्चित होता है, अपन ने पढ़ा है और इसी के बारे में अपन चर्चा भी करेंगे। अभी अपन और भी क्वेश्चन करेंगे। ये बात किस किस को समझ में आ गई? ये आपको याद रखना है और अपन ने समझा भी है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्या? m का कुल मान बराबर 2l+1। जो सेकेंड पॉइंट होगा वो क्या होगा कि अब अपन ने कुल मान तो पढ़ लिया। क्या बोल रहा हूं? अपन ने यहां पर m के कुल मान तो पढ़ लिया, लेकिन m के संभव मान कि कितने संभव मान हो सकते हैं वह कैसे निकालेंगे कि m के संभव मान क्या क्या हो सकता है। क्या बोल रहा हूं? m का संभव मान क्या क्या हो सकता है। तो ये बात, संभव मान वाली बात यहां से निकल के आएगी। कहां से? यहां से, कि m का मान l पर निर्भर करता है। तो m का संभव मान होता है वह -l से, क्या बोल रहा हूं, -l से शून्य सहित, क्या बोल रहा हूं, -l से शून्य सहित +l तक होता है।
क्या बोलो, माइनस एल से शून्य सहित प्लस एल तक होता है। जैसे अपने पास एल का मान 2 है, क्या आ जाए, एल का मान 2 आ जाए, तो एम के संभव मान कैसे निकालोगे, -2 -1 0 +1 +2, इस प्रकार से अपन निकालेंगे। क्या, इससे माइनस एल से लेकर शून्य सहित प्लस एल तक। ये बात किस किस को समझ में आ गई, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या? क्या कि चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में अपन ने क्या पढ़ा सर, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसके बारे में सर्वप्रथम लेंडे नामक वैज्ञानिक ने बताया। इस क्वांटम संख्या को अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह क्वांटम संख्या हमें कक्षक के बारे में जानकारी देती है और m का मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है, और m का अपन कुल मान निकालते हैं वह कुल कक्षक, और कुल कक्षक निकालने का सूत्र होता है 2l + 1, और l का मान हमें पता होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, तो अपन इसे निकाल सकते हैं। और अपन m के संभव मान कैसे निकालते हैं, m के संभव मान होते हैं -l से लेकर शून्य सहित प्लस l तक, जिसको अपन ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये बात आपको कब समझ में आएगी, ऐसे थ्योरी से तो समझ में आनी नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं आएगी थ्योरी से, तो आपको ये नए वर्ड लग रहे हैं। अभी अपन एक एग्जाम्पल करेंगे, एक एग्जाम्पल आप ध्यान से दो, फिर दूसरा करेंगे तो उसके साथ साथ आप करने की कोशिश करना। तो अपन करते हैं, आप एग्जाम्पल देखना क्या है अपना एग्जाम्पल। देखो इस एग्जाम्पल को बेटा ध्यान से समझना है। तो जेंटलमैन अपना क्या एग्जाम्पल है वो जानते हैं अपन। देखो अगर आपको कोई बोले, क्या बोले, अपना एग्जाम्पल है कि आपको बोले n = 4 है, क्या है, n = 4 यानी चतुर्थ कोश है, तो इसके लिए आप चुंबकीय क्वांटम संख्या ही बताओ। सर कंफ्यूज आ गए सर, हमें तो कैसे करेंगे बताइए। तो सुनो बेटा इस बात को ध्यान से, क्या n = 4 है, क्या n = 4। तो देखो सबसे पहले अपने को पता है n = 4 है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, l का मान निकालेंगे, क्या, l का मान, और l का मान अपने को पता चल गया तो बहुत काम आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि l का मान अपने को जैसे ही पता चलेगा, अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या के तो दोनों मानों को होते हैं वो l पर ही तो निर्भर करते हैं। और अपन l का मान कैसे निकालते हैं, 0 से लेकर n-1 तक। ये क्या होता है, l का मान 0 से लेकर n-1 तक। तो l का मान क्या क्या होगा यहाँ पे, 0 1 2 3 हो गया। अरे आ गया ये समझ में, क्या बोलूं, l के मान अपन ने कैसे निकाले, 0 से लेकर n-1, तो n-1 मतलब 3 तक, तो टोटल मान कितने, 4। तो अपन एक बात बोल सकते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या बोल सकते हैं कि l का मान जितने n होंगे उतने ही होंगे, लेकिन इसमें 0 आ जाएगा, उसके बराबर नहीं होंगे कि 4 आगे नहीं, n का 4 है तो l के भी 4, यानी देखो 1 2 3 4। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, क्या l के मान हमें 4 प्राप्त हुए, क्या हुए, 4 प्राप्त। अब अपन m के मान कैसे निकालेंगे, कैसे, m के मान, तो देखना मैं इसको थोड़ा सा जगह कम है इसके लिए इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लेना बस आप। l के मान कितने हैं, 0 1 2 3, ठीक है। अब देखो बेटा इंपॉर्टेंट, क्या l = 0 देखेंगे अपन, तो l = 0 होता है, किसके लिए होता है, देखो अपन क्या क्या देखेंगे, पहले तो वो देख लेते हैं। l का मान देख लिया, फिर अपन देखेंगे m के कुल मान, क्या देखेंगे, m के कुल मान, और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा m के संभव मान, क्या, m के संभव मान। अपन ने दोनों के फॉर्मूले देख चुके हैं। कुल मान का फॉर्मूला क्या होता है, 2l + 1, और ये क्या होता है, -l से शून्य सहित प्लस l तक, शून्य सहित आपको पता चल जाएगा। तो ये बात आगे समझ में, कैसे निकालेंगे, तो देखो अब अगर l का मान 0 है तो किसके लिए बोलते हैं अपन, s उपकोष, किसके लिए, s उपकोष के लिए। l का मान 0 किसके लिए होता है, s उपकोष के लिए। देखो ये कर रहे हैं चारों, देखो 4 मान है अपने पास, 0 1 2 3, पहले अपन ले रहे हैं l का मान 0, तो l का मान 0 ले रहे हैं तो क्या आ गया, s उपकोष। तो अब अपन m निकालते हैं, क्या निकालते हैं, m निकालते हैं, और ये m कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो m निकालने का फॉर्मूला, m बराबर क्या निकाल देंगे, कुल मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2l + 1, तो इसको यहाँ पे क्या रखा, 0 रखा, l को मान, l का मान 0 रखा, तो ये आ गया 1, क्या आ गया 1। तो l
का कुल मान कितना हो गया 1, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कक्षक, यानी कुल कक्षक। क्या बोल सकते हैं, कुल कक्षक बोल सकते हैं। अरे बोल सकते हैं क्या, अभी पढ़ा है अपन ने कि m का कुल मान होता है वह कुल कक्षक के बराबर होता है, तो बोल सकते हैं ये बात, किसी को दिक्कत नहीं। तो देखो अब अपन ये पढ़ते भी हैं कि s उपकोष में एक ही कक्षक होता है, तो m का कुल मान कितना है 1। अब अपन बोलते हैं इसके संभव मान -l से +l, तो -l 0 है तो 0 से माइनस करो या प्लस करो 0 ही आना। आ गई ये बात समझ, अरे आ गई क्या, ठीक है। अब सेकंड आता है अपना l का मान 1, यानी l बराबर 1 हो, तो l का मान 1, देखो अपन ने पढ़ा था l का मान 0 1 2 3 SPDF पढ़ा था ना, अभी बताया भी है। l का मान अगर 1 होता है तो किसके लिए, p उपकोष के लिए। और अब अपन निकालते हैं इसके कुल मान, और कुल मान कैसे निकालोगे आप, कुल मान निकालने का अपना देखो फॉर्मूला क्या होगा, देखना ध्यान से। l के कुल मान, यहाँ पे 2l, l का मान कितना 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 3, कितना आ गया 3। अब अपन देखते हैं कि कुल मान यानी कुल कक्षक पता चल गया अपने, क्या है इसके पास 3, लेकिन इसके संभव मान कौन कौन से हो सकते हैं। देखो l का मान 1 है 1 है, तो -1 से +1 तक शून्य सही, तो -1 0 और +1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बात समझाने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्या है वो इंपॉर्टेंट, देखो अपन ने एक बात पढ़ी थी याद हो तो, p के लिए ये ऐसा px py और pz पढ़ा था, इसके लिए m का मान होता है ना, देखो ये होता है px के लिए, 0 होता है py के लिए, और ये होता है pz के लिए। याद रखना आपको, ये समझना है बस आपको, ये याद रखना है क्या, px py और pz, px के लिए -1 py के लिए 0 pz के लिए। आ गई ये बात समझ, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट आता है, जब l का मान 2 हो, तो l का मान 2 होता है तो क्या होता है d उपकोष, क्या आता है d उपकोष, और d उपकोष आता है तो इसमें कुल मान निकालेंगे यानी कुल कक्षक निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना आ गया 5, और अपने को पता है कि d उपकोष में कितने कक्षक होते हैं 5, तो 5 कक्षक होते हैं, इसको मान कितने आएंगे 5 आने, कैसे आएंगे वो देखना अपने को, -2 से लेकर +2 तक शून्य सहित। देखो l का मान 2 है और l का मान 2 है तो क्या आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2, आ गया ना। अरे सबको समझ में आ गई ये बात, आ गई। अब इसके नाम कैसे करेंगे सर हम, तो इसके नाम देखो अपन ने पढ़ा था इसे d का, बताया था मैंने आप सभी को, क्या dxy dyz dxz dx² y² और dz², बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो यही काम यहाँ पे करना, dxy ये इसके लिए, dyz dxz dx² y² और dz²। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे सर क्यों बता रहे हो, क्यों हमारा माइंड खराब कर रहे हो ऐसी ऐसी बातें बताकर, तो उसका रीजन क्या है बेटा, सुनो इस बात को, देखो ध्यान से, उसका रीजन क्या, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है 3pz में चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताओ, तब pz प्लस m तो निकाल तो लोगे, लेकिन ये pz के लिए कितना होता है वो याद तो होना चाहिए। ये पूछ लेगा 3d8 होता है, उसके 3d x² y² होता है, उसके लिए अपन चारों क्वांटम संख्या बताओ, तब दिक्कत आ जाएगी। तो ये निकालने के लिए तो निकाल सकते हो, लेकिन ये याद तो होना चाहिए ना कम से कम, +1 किसके लिए होता है। तो आपको क्यों क्या याद रखना, कक्षकों को क्रम में याद रखना था, उस टाइम भी मैंने बोला था कि क्रम में याद होने चाहिए, आज भी यही बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, जब l का मान 3 हो, क्या l बराबर 3, और l बराबर 3 होता है तो कौन सा होता है f उपकोष, क्या होता है f उपकोष, और जब f उपकोष आ गया तो क्या करोगे 2 इंटू 3 प्लस 1 कितने हो गए 7, और 7 हो गए तो अपन इसके मान क्या होंगे -3 से लेकर +3 तक, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो टोटल मान कितने हो गए 7। तो इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, किसी भी बच्चे को समझा देता हूं एक बार वापस से, घबराना नहीं है, बस दोबारा से समझा देता हूं। आपको बोल रहा है
n बराबर 4 है तो अपने को इसकी क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसका पता कैसे लगाएंगे, उसमें कुल कक्षक और कुल संभव मान कितने उसके। तो अपने को सबसे पहले L निकालना है, और L निकालने का तरीका क्या होता है, n 0 से लेकर n-1 तक, वो अपने निकाल लिया। फिर अपने लिखा कि 0 मान हो अगर L का, अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो इसके लिए अपन ने ये फॉर्मूला है, अगर 0 है तो 0 रख देते हैं, 1 है तो 1, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। अब अपन देखते हैं इसके संभव मान। तो संभव मान के लिए क्या किया था प्यारे बच्चों, संभव मान के लिए अपन ने एक बात की थी कि इसका मान होता है वो -L से लेकर शून्य सहित +L तक होता है। तो यही काम अपन ने यहाँ पर किया है। बस आपको ये बातें जरूर याद रखनी है कि -1 होता है वो px के लिए, 0 py के लिए, +1 pz के लिए, -2 dxy के लिए, -1 dyz के लिए, 0 dxz के लिए, +1 dx2y2 के लिए और +2 dz2 के लिए। और अपन को पता है f कोस होता है उसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल होती है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट पूछता हूं मैं आपसे, अब मेरे को आप बताओगे, सारा खेल आप बताओगे। क्या n बराबर 3 हो तब क्या करोगे, क्या बोल रहा हूं, n बराबर 3 हो तब क्या करोगे, निकालो, खुद से निकालने की कोशिश करो। निकाल लिया, सबने निकाल लिया। तो देखो अब मैं बताता हूं, ध्यान देना। मैंने क्या बोला था, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे पहले L का मान निकालो। L का मान कैसे निकालोगे, 0 से लेकर -1 तक, तो 1 और 2 निकाल दिया सर। अब क्या करना है, अपने को निकालना है कुल कक्षक, यानी कुल कक्षक या m का कुल मान क्या होता है 2l + 1, और संभव मान निकालना है। क्या निकालना है, संभव मान। और कैसे निकालोगे, देखो ध्यान देना, l का मान 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे और एक बार 2 लेंगे। 0 किसको दर्शाता है, एस उपकोष। अब सीधा बता रहा हूं, आपने कर लिया होगा और नहीं किया तो दोबारा समझ लो। 1 किसको बताता है, पी उपकोष को, और 2 किसको बताता है, एल का मान 2, ये डी उपकोष को। आ गई ये बात समझ में। अब अपने को कुल कक्षक निकालने हैं, तो एल का मान रखते जाओ, आंसर पाते जाओ। एल का मान रखते जाओ, आंसर पाते जाओ। एल का मान रखते जाओ, एल का मान रखते जाओ, आंसर पाते जाओ। रख दिया। अब संभव मान निकालने हैं। अरे संभव मान के लिए, अरे सर क्या बोल रहे हो, 0 है तो -L से +L करना है, तो 0 का तो 0 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। सर अब इसके बारे में बताओ, तो इसके लिए क्या बताओगे, सर 1 है तो -1, 0 और +1, px py pz। जी सर सही है आपकी बात, ये भी हमें पता है, अभी अपन ने सीखा है। फिर आता है L का मान 2, तो क्या आ जाएगा, -2, -1, 0 +1 +2, क्या आ जाएगा, dxy dyz dxz dx2 y2 dz2। अरे सर बहुत इजी है ये तो करना, अरे सर बहुत इजी बता दिया आपने तो ये करना। अब देखो और क्या सीखना है इसमें, आपको वो और बता देता हूँ। ये 0 किसको दर्शा रहा है, S को, ये किसको दर्शा रहा है, P को, और ये किसको दर्शा रहा है, D को। तो ये भी पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार से ये एक दूसरे को दर्शा रहे हैं, S P D F। यहाँ तक ऐसे क्वेश्चन करने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, अरे हो तो बोल देना, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। अब अपनी जो नेक्स्ट आती है और लास्ट आती है वह आती है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी, चक्रण क्वांटम संख्या। अब ये चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखो अपन ने पढ़ा है चक्रण क्वांटम संख्या को कैसे समझेंगे, उसी प्रकार से इसको भी समझेंगे। अपन ने अभी तक जो पढ़ी है उसी को अपन उसी तरीके से इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होती है चक्रण क्वांटम संख्या, तो सुनना इसके बारे में कि सबसे पहले इसको गोल्ड स्मिथ नाम का एक वैज्ञानिक था। क्या, गोल्ड स्मिथ नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने बताया था। क्या, सबसे पहले इसको गोल्ड स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने बताया। इसको अपन ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोल रहा हूं, इस क्वांटम संख्या के बारे में सर्वप्रथम गोल्ड स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने बताया, इसे ऐसे से प्रदर्शित करते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, तो यह क्वांटम संख्या
एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताती है। किसको बताती है? कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को। अब देखो, आपको देखो एक कहानी सी बनती आ रही है अपनी। क्या बनती है? एक कहानी सी। कोश, कोश के अंदर उपकोश, उपकोश के अंदर कक्षक, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का चक्रण। बनती आ रही है कि नहीं बनती आ रही है? जिस तरह आ रही है। कैसे आ रही है? मुख्य क्वांटम संख्या कोश को, दिगंशी क्वांटम संख्या उपकोश को, और चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक को, और चक्रण क्वांटम संख्या इनके जो इलेक्ट्रॉन थे उनके चक्रण को बता रही है ना। और जो अपनी चुंबकीय क्वांटम संख्या थी वो कक्षक को बता रही है। तो इस प्रकार से अपन ने चारों चीजें पढ़ी हैं। आपको बस एन, एल, एम, एस से याद रखना है। एन का मतलब आप याद रख लोगे कोश से, एल का मतलब किसको बता रही है? उपकोश को, और जो एम होती है वो बताती है कक्षक को, और जो एस होता है वो बताता है चक्रण को। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यह चक्रण होता है ना, ये जो चक्रण, ये प्लस माइनस हाफ होता है। क्या होता है? प्लस माइनस हाफ। देखो अब इसको समझते हैं। प्लस माइनस हाफ मतलब प्लस हाफ हो सकता है, माइनस हाफ हो सकता है। ये दोनों क्या हो सकते हैं? दक्षिणावर्त या वामावर्त। क्या? दक्षिणावर्त या वामावर्त, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी क्या हो सकता है? दक्षिणावर्त या वामावर्त। क्या हो सकते हैं? दक्षिणावर्त या वामावर्त, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो सर अपन इसको समझेंगे कैसे? कैसे क्या समझेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या समझना है इसमें? सबसे मेन चीज यही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त है, क्या बोल रहा हूं, अगर एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वामावर्त होगा। यानी एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। जो दूसरे एक दूसरे के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऐसे है तो दूसरे का इसका उल्टा होगा ऐसे। तो अपन ये किसकी बात करें? एक कक्षक की बात कर रहे हैं केवल। क्या? एक कक्षक की। और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? सर 2 आ सकते हैं। और उन 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। यह बात समझ में आ गई। अब आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। क्या आता है? कई बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है कि कोई भी आपको एक परमाणु क्रमांक दे दे, सुनना इस बात को, कोई भी एक परमाणु दे दे या परमाणु क्रमांक दे दे और उसमें पूछ लेगा कि कुल चक्रण बताओ कितने होंगे। तो देखो अगर आपको कभी भी कुल चक्रण निकालने हो ना, क्या? कुल चक्रण की संख्या, जिसको समेशन एस से लिखते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस हाफ गुणा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बोल रहा हूं? प्लस माइनस हाफ गुणा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूं मैं। क्या लिख दूं? क्वेश्चन ऊपर लिख देता हूं। देखना क्या है क्वेश्चन कि नाइट्रोजन में, क्या? नाइट्रोजन में कुल चक्रण की संख्या बताओ। तो नाइट्रोजन का विन्यास लिखो 1s2 2s2 2p3। अब देखो इसको लिखने का तरीका 2p3 का इस प्रकार से 1 2 3 लिख दिया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर? 3। देखो ये 1s का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ये 2s का हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं। ये 2p है, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, तो कितने आ गए? 3 ही है। तो ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो अब आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचानोगे? देखो ध्यान देना, जब 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे हैं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। अगर ऐसा आ गया तो कितने हो गए? 2, क्योंकि इसने तो जोड़ा बना लिया, ये 2 बाकी रह गए। अगर ऐसा आ गया तो 1, तो इसमें टोटल कितने हैं? 3। तो आप इस फॉर्मूले से कैसे करोगे? देखो प्लस माइनस हाफ गुणा 3, तो कितना आ गया? प्लस माइनस 3/2। कर सकते हो? अरे कर सकते हो। ऑक्सीजन का पूछ लेते हो, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन कितना? 8, तो क्या आ जाएगा? 4। अगर 4 आ गया तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे ये हो गया है ना भाई, 3 और 1 4। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? 2, तो क्या आ जाएगा? प्लस माइनस हाफ इंटू 2, तो क्या आ गया? प्लस माइनस 4 आ गया। इस प्रकार से निकाल दोगे। कोई दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को? चलो अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो यहां पर अपनी क्वांटम संख्या कंप्लीट होती है।
यहाँ पर अपनी क्वांटम संख्याएं कंप्लीट होती हैं। एक बार वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ अपनी ये जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसके बारे में। सबसे पहले इसको गोल्ड स्मिथ ने दिया, इसने क्या कहते हैं, इसको स्मॉल एस से लिखते हैं और यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के बारे में बताती है। इसमें प्लस माइनस हाफ होता है, यानी दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो इस प्रकार से कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड होती है, मतलब विपरीत साइड इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है। और ये कुल चक्रण निकालते हैं प्लस माइनस हाफ इंटू अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो अपन ने ये चीजें पढ़ी हैं क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याओं में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? कि अपन ने 4 क्वांटम संख्या पढ़ी है, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। अपने चुंबकीय क्वांटम संख्या में इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो पता होना चाहिए। अगर इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो अपन नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, इनको पढ़ना है बस आपको एक बार, और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे तो खुद से सोल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, एक आप करके बताओगे मुझे, तो उस तरीके से अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इसको एक बार पढ़ना और समझने की कोशिश करना, और अगर कुछ भी दिक्कत आई तो पूछना, है ना। कुछ भी अगर सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं तो आप हमें पूछ लेना, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।